हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 83 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है, प्रोसोपैग्नोसिया इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए एल्जाइमर डिजीज, ऑप्शन बी सेंसरी डेप्रिवेशन, ऑप्शन सी फेस ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी टच सेंसिटिविटी। प्रोसोपैग्नोसिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फेस ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। यहां पर देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। प्रोसोपैग्नोसिया आल्सो कॉल्ड फेस ब्लाइंडनेस इज अ कंडीशन वेयर यू हैव डिफिकल्टी रिकॉग्नाइजिंग पीपल्स फेस। प्रोसोपैग्नोसिया, जिसे फेस ब्लाइंडनेस के रूप में भी जाना जाता है, चेहरे की धारणा का एक संज्ञानात्मक विकार है जिसमें किसी के चेहरे सहित परिचित चेहरों को पहचानने की क्षमता छीण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम्स प्राइमरीली अफेक्ट्स द कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंड्रोम मुख्य रूप से शरीर में संयोजी ऊतक को प्रभावित करता है? ए डाउन सिंड्रोम, बी मार्फन सिंड्रोम, सी टॉरेट सिंड्रोम, डी एस्पर्जर सिंड्रोम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये मार्फन सिंड्रोम होता है। ये मुख्य रूप से कनेक्टिव टिश्यू को प्रभावित करता है। Marfan syndrome is a rare genetic disorder that affects the body's connective tissues which support organs and maintain body structure. इसका symptoms देखेंगे। People with Marfan syndrome can have a variety of symptoms including physical characteristic: tall, thin build with long limbs, fingers and toes and flexible joints. Eye problems जैसे डिसलोकेशन, स्किन में प्रॉब्लम्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से जो मार्फन सिंड्रोम होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और मेनली ये किसको प्रभावित करता है? कनेक्टिव टिश्यू को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स इज बिटवीन 2 to 5 days, 6 to 8 days, 8 to 11 days, 9 to 12 days। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 से 11 दिन नॉर्मली इसमें सही आंसर है, लेकिन जो मेन होता है 8 से 10 दिन नॉर्मली प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 to 11 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सी सामूहिक दवा का साइड इफेक्ट ऑटोटॉक्सिसिटी तथा नेफ्रोटॉक्सिसिटी है? ए अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, बी पेनिसिलिन, सी सल्फोनामाइड्स, डी इरिथ्रोमाइसिन। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि किस दवा का साइड इफेक्ट से ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमीनोग्लाइकोसाइड से ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स निर्धारित दवाओं के ऑटोटॉक्सिक समूहों में से हैं। इनके उपयोग से अस्थायी या स्थायी तौर पर सुनने की क्षमता का नुकसान और टिनिटस हो सकता है। अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए बैक्टीरिया की क्षमता को कम करते हैं। यह पैथोजेंस को कमजोर करता है और इन्फेक्शन के प्रसार को रोकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक्स दवाएं होती हैं। इनका साइड इफेक्ट्स होता है जो मेनली ऑटोटॉक्सिक होता है, जिससे कि सुनने की क्षमता कम हो सकती है और टिनिटस की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडेक, वॉमिटिंग, वर्टिगो, डिप्लोपिया एंड स्किन डिस्फॉर्मेशन आर फीचर्स ऑफ एक्यूट हाइपरविटामिनोसिस विद सिरदर्द, उल्टी, चक्कर आना, द्विदृष्टिता और त्वचा का छिलना तीव्र हाइपरविटामिनोसिस के लक्षण है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि किस विटामिन की हाइपरविटामिनोसिस के कारण ये सभी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये विटामिन ए की हाइपरविटामिनोसिस के कारण हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगा, वर्टिगो, डिप्लोपिया और स्किन डिस्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक पेशेंट को निम्नलिखित प्रॉब्लम्स हैं: पेन इन लोअर एब्डोमेन विद मलेस, सेमी सॉलिड स्टूल विद एन ऑफेंसिव ऑर्डर, ब्लड एंड म्यूकस। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? ए जियार्डिया लैम्ब्लिया, बी एंटमीबा हिस्टोलिटिका, सी लीशमानिया डोनोवानी, डी प्लाज्मोडियम ओवेल। तो करेक्ट आंसर होगा जो इसमें सिम्टम्स दिए गए हैं, ये सिम्टम्स जो है ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होने वाले सिम्टम हैं, जैसे कि पेन इन लोअर एब्डोमेन में हो रहा है, सेमी सॉलिड स्टूल आ रहा है, बैड ऑर्डर आ रहा है और ब्लड एंड म्यूकस भी आ रहा है। तो ये इसके कारण होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस इज नोन एज। बंद जगह से बहुत ज्यादा डर लगने को किस नाम से जाना जाता है? ए एक्रोफोबिया, बी साइनोफोबिया, सी क्लैस्ट्रोफोबिया, डी निक्टोफोबिया। तो बंद जगह से लगने वाले डर को कहते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्लास्ट्रोफोबिया से पीड़ित व्यक्ति को बंद स्थानों से डर लगता है तथा लिफ्ट, हवाई जहाज या भीड़ भरे कमरे जैसे स्थानों के अंदर जाने पर उसे घबराहट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्न पेशेंट में डेथ का लीडिंग कॉज है? ए इन्फेक्शन, बी हेमरेज, सी रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज, डी हाइपोथर्मिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज या श्वसन संबंधी समस्या के कारण बर्न पेशेंट की डेथ होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one is the main action of prostaglandins? A. Acceleration of uterine contraction. B. Relaxation of smooth muscles of uterus. C. Helping in ovulation. D. Increasing spermatogenesis. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो इसका प्रोस्टाग्लैंडिन का जो मेन एक्शन होता है, ये होता है गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाना, एक्सीलरेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। एक्सीलरेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इसका प्रोस्टाग्लैंडिन्स मेन एक्शन इज टू स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी पोटेंसी को चेक करने के लिए रूबिन टेस्ट किया जाता है? ए यूरिथ्रा, बी फैलोपियन ट्यूब, सी ट्रैकिया, डी एक्सटर्नल ईयर। ये रूबिन टेस्ट किसकी पोटेंसी को चेक करने के लिए करते हैं? तो रूबिन टेस्ट किया जाता है फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को चेक करने के लिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को चेक करने के लिए रूबिन टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपोवोलेमिक अथवा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए उपयुक्त आईवी फ्लूइड है? ए नॉर्मल सलाइन, बी हाइपोटोनिक सलाइन, सी हाइपरटोनिक सलाइन, डी डेक्सट्रोज 10% सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नॉर्मल सलाइन। हाइपोवोलेमिक या फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की कंडीशन को जब ट्रीट करना हो तो क्या करते हैं, उसमें नॉर्मल सलाइन ही चढ़ाया जाता है। यदि हाइपोटोनिक चढ़ाएंगे तो और कंडीशन वर्स हो जाएगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रैकियोब्रोंकियल सक्शनिंग के लिए अधिकतम समय सीमा है? ऑप्शन ए 1 से 2 मिनट, ऑप्शन बी 1 से 2 सेकंड, ऑप्शन सी 3 से 5 सेकंड, ऑप्शन डी 10 से 15 सेकंड। तो ट्रैकियोब्रोंकियल सक्शनिंग के लिए जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है ये होता है 10 से 15 सेकंड, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इज गिवन बाय विच रूट? हेपेटाइटिस बी का टीका किस रूट से लगाया जाता है? ओरली, सबकुटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो हेपेटाइटिस का टीका होता है ये मांसपेशी में लगाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू वाइप द ब्लड स्पिल्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द ऑपरेशन रूम? ऑपरेशन कक्ष के फर्श पर बिखरे खून को पहुंचने के लिए किस घोल का उपयोग करना चाहिए? ए साइडेक्स, बी सोडियम हाइपोक्लोराइड, सी सेवलॉन, डी फॉर्मेलिन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग ऑपरेशन कक्ष के फर्श पर बिखरे खून को पहुंचने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पहली बार गर्भवती हुई महिला में प्रसव का प्रथम चरण लगभग कितने अवधि का होता है? ऑप्शन ए 6 घंटे, ऑप्शन बी 8 घंटे, ऑप्शन सी 12 घंटे, ऑप्शन डी 20 घंटे। करेक्ट आंसर है इसका 12 घंटे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहली बार मां बनने वाली महिलाओं में सक्रिय प्रसव 4 से 16 घंटे तक रहता है। जिन महिलाओं ने पहले भी बच्चे को जन्म दिया है उनके लिए प्रसव आमतौर पर 2 से 11 घंटे तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? ए, बी, ए बी और ओ। ओ वाले ब्लड ग्रुप को ये यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि ओ पॉजिटिव दिया हो और ओ नेगेटिव दिया हो तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ओ नेगेटिव, ये यूनिवर्सल डोनर एक्चुअली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वीक्स डज द पोस्टपार्टम पीरियड लास्ट आफ्टर डिलीवरी? प्रसवोत्तर अवधि प्रसव के कितने सप्ताह बाद तक होती है? ऑप्शन ए 2 सप्ताह, ऑप्शन बी 4 सप्ताह, ऑप्शन सी 6 सप्ताह, ऑप्शन डी 8 सप्ताह। करेक्ट आंसर होगा 6 सप्ताह, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। If fertilized ovum is implanted and developed outside the normal uterine cavity, it is known as। यदि निषेचित डिंब सामान्य गर्भाशय गुहा के बाहर प्रत्यारोपित व विकसित होता है तो उसे कहते हैं ए मल्टीपल प्रेगनेंसी, बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सी आइडेंटिफॉर्मोल, डी पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। अ फर्टिलाइज्ड एग दैट इम्प्लांट्स एंड डेवलप आउटसाइड ऑफ द यूट्रस is called an ectopic pregnancy. In most cases, the fertilized egg implants in the fallopian tube, which is also known as a tubal pregnancy। यहाँ पर देख सकते हैं कि जब फर्टिलाइज्ड एग होता है ये यूट्रस के बाहर कहीं पर इम्प्लांट हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। इस फिगर के माध्यम से ऐसा देख सकते हैं कि ये यूट्रस है, यदि इसके बाहर कहीं इसमें प्रेगनेंसी हो रही है तो इसको क्या बोला जाएगा? इस यूट्रस के बाहर होने वाली प्रेगनेंसी को क्या बोला जाएगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं।